दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 से 34 के बीच हुआ, वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि उपजों के दाम गिर गए, लगान तथा मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इन जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से संबंधित थे। तो इन जो भी शीर्ष नेता थे इनको गिरफ्तार करके सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित करके उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। ठीक है। आपातकालीन शक्तियों में इससे संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों तथा सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांव में कर अदा न करने वाले जो किसान थे उनकी ज़मीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में कुछ स्रोतों में बताया गया है कि 1 लाख से ऊपर, ठीक है, लोगों को जेल भेजा। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका अंत कब हुआ? तो 1934 में। अब एक है सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड। ये क्या है? अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया जिसे सांप्रदायिक या कम्युनल पंचाट कहा जाता है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। पूना पैक्ट सितंबर 1932, इसे हम लोग देखते हैं। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पुणे में जो हुए समझौता यानी पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। कुछ स्रोत में 148 भी दिया गया है तथा केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने तथा गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये था पूना पैक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी और हरिजन उत्थान, गांधी जी एंड हरिजन उत्थान्स। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। पूना समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। हरिजन क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। 8 मई व 16 अगस्त 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश से अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने का
उद्देश्य से अनशन पर बैठे। याद रखें 8 मई व 16 अगस्त 1933 को गांधी जी ने क्या किया, तो अनशन पर बैठा। क्या करने के लिए, तो देश भर में जो भी अस्पृश्यता था उसको जड़ से समाप्त करने के लिए। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा किया और ये दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा के दौरान उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। तो ये था गांधी जी और हरिजन उत्थान के लिए उनके प्रयास। आगे है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में कांग्रेस के बहुत बड़े भाग ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पृथक दल के गठन पर बल दिया गया। इसी उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा मीनू मसानी ने मिलकर बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इसके अन्य सहयोगी नेता कौन थे? अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सभी थे। मई 1934 में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा पटना में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तथा अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1934 में बम्बई में हुआ। बम्बई के इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। इस पार्टी ने मजदूरों व किसानों की उन्नति के लिए कार्य किया तथा साम्यवादी पार्टी के सर्वहारा वर्ग अधिनायक तत्व का ये जो अधिनायकत्व है उसका विरोध किया। पार्टी ने 1936 में अपनी मेरठ थीसिस में यह स्पष्ट घोषित किया कि समाजवाद तक पहुंचने के लिए राष्ट्रवाद एक आवश्यक कदम है। इसलिए पार्टी ने विभाजनकारी प्रवृत्तियों का प्रबल विरोध किया। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिनकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, समाजवाद का लक्ष्य विश्व में फांसीवाद तथा प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित करने का रखा। नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, तो ये था कांग्रेस का समाजवादी पार्टी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव हुए थे और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, यह 1937 में, इसे देखते हैं। तो लखनऊ 1936 में और फैजपुर 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित हो गई थी। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इस तरह कुल 8 प्रांत, कुछ मानकों में 7 भी दिया है, लेकिन ऐसा है कि कुछ 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य थे जो संसदीय उप समिति इसके जो सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। इसी समय 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी,
तो राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने का प्रयास किया। लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों यानी कि जो कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। ठीक है, इन्होंने भारतीयों से अनुमति नहीं ली और घोषणा कर दिया, लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा कर दिया कि भारत भी क्या है, जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। अतः इसके विरोध में कांग्रेस शासित प्रांतों की मंत्रिपरिषद ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों मनाया गया? क्योंकि कांग्रेस मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या था कि बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताई। ठीक है, चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छानुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। याद रखें, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इन्होंने कांग्रेस पद से कब त्यागपत्र दिया? तो अप्रैल 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इसी को त्रिपुरी संकट का नाम दिया जाता है। और याद रखेंगे कि उनकी जगह पर राजेंद्र बाबू कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। आगे है अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ। तो उस समय तत्कालीन बिहार में था उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है। तो 1940 में रामगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए। ठीक है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में अधोलिखित प्रावधान सम्मिलित थे। तो क्या क्या थे हम लोग देखते हैं। तो पहला ये था कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था है उसका गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। तीसरा है कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव यह केवल कांग्रेस के द्वारा ही इसे इनकार नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसे इनकार कर दिया गया। तो कांग्रेस के अपने तर्क थे और मुस्लिम लीग चूँकि इसमें पाकिस्तान की मांग की बात नहीं कर रहा था, इसमें अगस्त प्रस्ताव में नहीं थी, स्पष्ट नहीं था, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग।
तो खिलाफत व असहयोग आंदोलन में मुस्लिम हिंदू एकता का जो दृश्य देखने को मिला था वह अब सांप्रदायिकता में बदल चुका था। ठीक है। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। इनके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफ़गान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान शामिल होना था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन में लाहौर में संपन्न हुई थी और इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। ठीक है। तो आगे है कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली थी। प्रस्ताव में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। तो इसलिए क्या था कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए एक बल मिला था। 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। याद रखें, 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। और इसमें अब आप देखें कि कांग्रेस के अधिवेशन हैं और ये अधिवेशन कहाँ कहाँ मनाए गए हैं 1885 लेकर 1947 तक, वे सभी दिया गया है। तो आप इसे मैप के थ्रू आप समझें कि कैसे कैसे किया गया है। तो देखिए, इसमें आप कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि एक जो है, एक सेकेंड, जैसे देखिए कलकत्ता को एक साथ हम लोग ले लेते हैं, कलकत्ता को एक साथ ले लेते हैं, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है। इस तीनों को आप एक साथ ले लीजिए। और जैसे कि आप देखें, ध्यान से देखें, सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, इसमें जो है आप लाहौर को भी ले सकते हैं। लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ। ठीक है। तो आप इस तरह से जो जहाँ पर सबसे अधिक हुआ है वो पहले आप देख लीजिए, और उसके बाद जो अकेला अकेला जहाँ जहाँ हुआ है, सिंगल सिंगल जिस शहर में हुआ है वो भी आप देख लें, आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला आपको पता होगा कि जो सबसे पहला अधिवेशन वो कहाँ हुआ था। सबसे पहला अधिवेशन, तो सबसे पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में। ठीक है, पहला बम्बई में। ठीक है, 1885। ठीक है, 1885 का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1885 में। फिर इसके बाद 86 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, 87 मद्रास में। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 85, 86, 87। ठीक है। और इलाहाबाद 88 में। ठीक है, 85, 86, 87, यानी कि 85, 86, 87, 88। चार तो ऐसे याद हो गए, 85, 86, 87, 88। 85, 86, 87, 88। बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से इलाहाबाद, ये चार आपको याद होंगे। 88 के बाद फिर आएंगे तो फिर यहाँ मुंबई से 89, फिर 90। ठीक है, 89 के बाद क्या हुआ, 90। और 90 के बाद 91 आप कहाँ देखते हैं, तो देखिए 1891 का कहाँ हुआ था, 1891, क्योंकि याद रखना पड़ता है। तो 1891, 1892 तो आपका
चलिए ठीक है, 92 हम लोग देख लेते हैं, 1892 फिर इलाहाबाद में। ठीक है, तो एक सीरीज है जिसके जरिए, हाँ नागपुर में हुआ था, ये नागपुर में, ठीक है 1891। देखिए एक सीरीज के तरह जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कठिन नहीं है। देखिए 85, 86, 87, 88, ठीक है, फिर 85, 86, 87, 88 हो गया। फिर उसके बाद 88 के बाद 89, 90, 91, 92। ठीक है, या नागपुर से इलाहाबाद जाइएगा, पहले मद्रास से इलाहाबाद, अब नागपुर से इलाहाबाद। 92 हो गया, 92 के बाद 93। ठीक है, 93 के बाद फिर क्या है 94, 94। इस तरह से एक सीरीज के तौर पर अगर याद करेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। लेकिन याद रखें, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कलकत्ता में 1886, 4 साल के बाद 1890 में, फिर उसके बाद 96 में, फिर उसके बाद 5 साल के बाद 1901 में, फिर 5 साल के बाद 1906 में, फिर 5 साल के बाद 1911 में। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो याद तो चूँकि करना ही पड़ेगा, इसलिए जो भी है आप जो भी ट्रिक लगाइए उस आप ज़रूर याद करना पड़ेगा आपको। देखिए ये भी दिया है कि सेशन नहीं हुआ था 1930 में, 1935 में और 41 से लेके 45 के बीच, जहाँ पर ये मौलाना आज़ाद थे 41 से 45 के बीच। तो ये आप याद कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगले अध्याय में हम लोग इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ही, ठीक है, वहाँ आप समझ लीजिएगा, लेकिन ये मैप के थ्रू भी आप ज़रूर याद करें। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहें, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। ठीक है, इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। ठीक है, अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह को आप आध्यात्म से, कभी कभी क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि आध्यात्म से लोग जोड़ देते हैं, लेकिन याद रखें व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, यह उद्देश्य था। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 2 चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जनवरी 1941 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। तो जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि जो देश थे वो ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की जो मुख्य विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी। पहला था कि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिससे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। उसे राष्ट्र कुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहला कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या है कि यही कारण था कि इसमें पाकिस्तान की मांग जो थी इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बन गई। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों जैसे कि सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व
व विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। ठीक है, इसमें यह था कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये याद रखें, रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा? ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। क्रिप्स मिशन में और क्या था? अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट्स संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। देख लीजिए कि भारतीय नेताओं ने कड़ी आपत्ति की कुछ बातों को लेकर, जैसे कि इसमें यह था कि ये लोग पूर्ण स्वाधीनता मांग रहे थे और क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी। ठीक है, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी इसमें हो गई तथा भारत के संभावित विभाजन पर जो है एक संभावना बन रही थी। तो यही कारण है कि इस पर कड़ी आपत्ति थी भारतीय नेताओं की। कुछ प्रांतों के भारतीय संघ में शामिल न होने से संबंधित प्रावधान भारतीय एकता व अखंडता के लिए गंभीर खतरा थे, अतः उनका भी विरोध किया गया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक के रूप में कहा है। ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक, तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है कहा। ठीक है, ये वक्तव्य आप याद रखिएगा कि उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। और एक वक्तव्य इन्होंने भी दिया कि ऐसे बैंकर का नाम जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह से मायूस हो गया। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। आगे देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, याद रखें, यह क्या था कि कांग्रेस को चुनौती देते हुए गांधी जी ने कहा था कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, ये जो संघर्ष हमने छेड़ा है इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फलतः कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। सी राजगोपालाचारी एवं भूला भाई देसाई ने इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया। याद रखें कि सी राजगोपालाचारी जो प्योर गांधीवादी थे और भूला भाई देसाई दोनों ने कांग्रेस की कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया। किसके विरोध में? तो चूँकि गांधी जी ने चुनौती दी थी कांग्रेस को और कहा था कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, और इसके विरोध में कार्य समिति से ये दोनों लोग जो है सी राजगोपालाचारी और भूला भाई देसाई, इन्होंने कांग्रेस के कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक जो बम्बई में है वहाँ हुई, जहाँ इस प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया। तो याद रखें, ग्वालियर टैंक बम्बई में, यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया गया। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक में हुई 8 अगस्त 1942 को। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया
और निम्नलिखित घोषणाएं की गई। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, पहला ये था। दूसरा की घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। ठीक है।